तो अभी हम देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण अथवा कोई भी व्याकरण हो, एक प्रकार से व्याकरण होता है किसी न किसी भाषा को चलाने के लिए। तो हम लोग को पता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं और हर भाषा का अपना कुछ व्याकरण भी होता है। ज़रूरी नहीं है, जब तक से भाषा विकसित न हो तब तक से व्याकरण नहीं बनाया जाता है। व्याकरण तभी बनाया जाता है जब भाषा धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तो उस भाषा को एक प्रकार से सही से रख रखाव के लिए, आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों को व्याकरण का आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि हिंदी व्याकरण भी होता है हिंदी भाषा के लिए, संस्कृत के लिए संस्कृत व्याकरण हो जाएगा, इंग्लिश के लिए भी अलग से होता है। तो जो भी भाषा होती है, तो भाषा में जब हम व्याकरण शुरू करते हैं तो सबसे जो मौलिक इकाई आती है इसमें, वो होता है वर्ण। कोई भी भाषा बिना वर्ण के हो ही नहीं सकता है। तो वर्ण जो है सबसे आवश्यक चीज़ होता है किसी भी भाषा के लिए। अब वर्ण होता क्या है, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि लोग बोल देते हैं आसानी से कि वर्ण क्या है, तो भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ण अपने आप में क्या है? तो वर्ण अपने आप में एक प्रकार से, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा। हम बोलते हैं क, तो क क्या हुआ यहाँ पर? तो हमने एक बोला, कुछ ध्वनि उत्पन्न किया, हमारे मुंह से कोई ध्वनि उत्पन्न हुआ, उस ध्वनि को हम लोगों ने संकेत दिया कॉपी पर क से, इस प्रकार के एक अक्षर से। तो ये क जो है ध्वनियों का संकेत हो गया। तो वर्ण कुछ नहीं है, एक प्रकार से क्या है, ध्वनियाँ हैं। उन्हीं ध्वनियों का संकेत हम लोग लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ण को ध्वनि का संकेत। और यह हर चीज़ में होता है। जैसे कि इंग्लिश हो गया तो उसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, अपने आप में तो ध्वनि है। और उसी ध्वनि को हम कॉपी पे कभी ए से लिख रहे हैं, तो बी से लिख रहे हैं, सी से लिख रहे हैं, डी से लिख रहे हैं, तो ये सब इसका संकेत हो गया। इस प्रकार से चीज़ें हमारी चलती है। तो जब हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण में, तो संस्कृत व्याकरण में जो वर्ण है, अब जैसे कि होता क्या है, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ए से लेकर जेड तक, एकदम सिंपल। सीधे ए से शुरू होता है और ए टू जेड तक चलता है। फिर इसका एक और भी हो जाता है, इसका छोटा वाला भी हो जाता है, ए से लेकर जेड तक। तो ये सब इसके क्या हुए, लेटर्स हो गए, जिसको कि हम हिंदी में वर्ण बोलते हैं। उसी प्रकार से जब हिंदी में पढ़ते हैं तो क ख ग घ हो गया, च छ ज झ हो गया, फिर अ आ हो गया, ये सारा चीज़। तो जब हम बात करते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत में वर्ण किस प्रकार से हैं? तो जो संस्कृत में वर्ण है वो आता है पाणिनि सूत्र से। क्या चीज़ से? पाणिनि सूत्र से। पाणिनि सूत्र के द्वारा वर्ण बना हुआ है संस्कृत में। अब पाणिनि सूत्र क्या होता है? तो परंपरा के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था, तो उससे कुल 14 सूत्र निकले थे और उन्हीं सूत्रों में वर्ण थे, ठीक है। और फिर वहाँ से ही शुरुआत होती है संस्कृत व्याकरण की। तो सूत्र कैसे कैसे हैं, उस सूत्र को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पाणिनि सूत्र में जो 14 सूत्र हैं वो कैसे कैसे हैं। और ये सूत्र कुछ नहीं है, एक प्रकार से ध्वनियों का क्रम है। जब डमरू बजाएंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी और उसी ध्वनियों का संकेत दे दिया किसने? महर्षि पाणिनि ने। पाणिनि जो थे एक ऋषि थे। उन्होंने क्या किया कि जब डमरू बज रहा था तो डमरू से अलग अलग ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं क ख, ये सब क्या है, अलग अलग ध्वनि है जो हमारे मुख से निकल रही है। तो उसी प्रकार से डमरू से भी ध्वनि निकलती है। तो जब डमरू बजाया गया तो उससे ध्वनि निकला, तो ध्वनियों का कुल 14 सूत्र बना और 14 सूत्र से अलग 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 वर्ण बने। अब जैसे कि पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र था यहाँ पे अ ई उ अड़। दूसरा क्या आ गया यहाँ पे? री री क। तीसरा आ गया ए ओ अंग। चौथा आ गया ए ओ और च। पांचवा आ गया ह य व र
ट, छठा आ गया ल ड़, सातवां आ गया य म अंग ड़ न म। तो ये 7 हो गया यहाँ पे। बाकी 7 भी देख लेते हैं क्योंकि 14 सूत्र इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से हम लोग क ख ग घ लिखते हैं हिंदी में क ख ग घ छ छ ज झ, इसी प्रकार से इसमें है अ ई उ अ ऋ ऋ क ए ओ अंग ऐ औ च। इस प्रकार से ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो 8वां पे चलते हैं। 8वां में है झ भ य। 9वां में है घ ढ ध मूर्धन्य स। 10 में है ज ब ग ड द श। ख फ छ ठ थ च ट थ व। इसके बाद है 12वां में क प य। तालव्य स मूर्धन्य स दांती स र हलंत। 14 में है ह और ल हलंत। इस प्रकार से ये कुल यहाँ पे 14 सूत्र हो गए। ये 14 सूत्र जो है महर्षि पाणिनि ने एक प्रकार से जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था तो उससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी उन्हीं ध्वनियों का संकेत दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से इसमें वर्ण है। ये सब स्वर आ रहा है यहाँ पे अ ई उ ऋ ऋ ऐ औ। ठीक है, ये सब क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। इधर में सब क्या है? व्यंजन है। ये सब व्यंजन है, ये दोनों इधर में ये व्यंजन आ रहा है। तो इसी में सारा चीज़ है और इसी से अपना ये जो बेसिक है फंडामेंटल, और इसी से आगे की संस्कृत व्याकरण बनेगा। ठीक है, अब जो सबसे पहला चीज़ ये महेश्वर सूत्र से जो बनता है उस चीज़ का जो नाम है वो होता है प्रत्याहार। क्या होता है? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार होते क्या हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ। तो प्रत्याहार का मतलब ये होता है, प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलके बनता है। कितना वर्णों से? 2 वर्णों से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अच, और ले सकते हैं इक, अल, यण, हल। ये सब क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलके बन रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ से अच को ही लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच ये हो गया, 2 वर्ण है। इसको कौन सा वर्ण बोलेंगे? आदि वर्ण। जब 2 वर्ण है तो एक आदि है और एक क्या है? अंतिम है। च कौन सा वर्ण हो गया? अंतिम वर्ण हो गया। आदि का मतलब होता है शुरू, तो ये हो गया शुरू का वर्ण और च हो गया अंतिम वर्ण। इन दोनों वर्णों को मिला दिए तो अच प्रत्याहार बन गया। इसी प्रकार से इक बना हुआ है, अल बना हुआ है, यण बना हुआ है, हल बना हुआ है। तो सब क्या हुए हैं यहाँ पे? एक प्रकार से बने हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रत्याहार बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए अच को ही हमने देखा, तो अच में क्या दिखा रहा है? अच ऊपर से में देखते हैं यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है? च है। तो ये अ से लेके च तक को दिखा रहा है। अच प्रत्याहार में हमारे सारे वर्ण सम्मिलित होंगे। कहाँ से कहाँ तक? अ से लेके च तक। लेकिन इसमें जो भी सूत्र से गुजरेंगे उसका अंतिम वर्ण सम्मिलित नहीं होगा। यानी कि क्या क्या आएगा? अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ये आ जाएंगे अच में, इतना ही। ठीक है, ये जो सारे थे इधर वाले ये नहीं रहेंगे। तो हम लोग इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अच के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि अच में क्या 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 आता है।
यहाँ पे अच के लिए लिख सकते हैं कि अच में क्या क्या आएगा। तो अच में आएगा अ, हर्षई, री, री, ए, ओ, अय और औ। ये सब किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे आदि वर्ण, जब हम कोई प्रत्याहार लिख रहे हैं इसमें, तो आदि वर्ण को तो यूज कर रहे हैं लेकिन अंतिम वर्ण को यूज नहीं कर रहे हैं। अंतिम वर्ण प्रत्याहार के वर्णों में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, इस बात का हमको खास ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होता है कि जब भी कोई बोलता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताओ, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि अ, ई, उ, अ, यहाँ से सीधे सीधे पूरा बोलने लगते हैं, अ, ई, उ, अ, री, री, क, ए, ओ, अंग। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। कितना बोलना है? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इतना ही बोलना है। इसी प्रकार से एक और प्रत्याहार देख लेते हैं। अब जैसे कि अच प्रत्याहार था, तो अच को ही स्वर बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा स्वर आ जाता है। अन, अह, वो सब को छोड़ देते हैं, तो बाकी जो स्वर है मेन, वो सारा स्वर किस में आ गया? अच प्रत्याहार में आ गया, सारा स्वर के जो वर्ण आते हैं, इसलिए अच को ही हम लोग स्वर बोलते हैं। इसी प्रकार से इक ले सकते हैं। ये इक को देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ई कहाँ पे है? तो ये ई शुरू हो रहा है यहाँ पे पहला सूत्र के द्वितीय वर्ण से। ठीक है, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण से ई शुरू हुआ और क यहाँ तक जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या क्या आएगा? इक में क्या क्या आ जाएगा? तो अगर हम लिखे इक में क्या क्या आ जाएगा, तो ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा और री आ जाएगा। यही आएगा, यही चार वर्ण आएगा। इससे ज़्यादा इसमें अब नहीं आएगा। ये नहीं कि हम अड़ा भी ले लेंगे, वो नहीं लेंगे। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और प्रत्याहार आता है, जिस प्रकार से अच था, तो अच क्या था अपने के लिए? ये स्वर था। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है हल। हल कैसे शुरू होता है? तो हल यहाँ से शुरू हुआ ह और लास्ट का ये ल, ये हल हो गया। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सारा व्यंजन आ जाता है। ह से शुरू होकर ल तक में सारा व्यंजन आ जाता है। और सेम काम इसमें भी करना है कि ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, अण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, ये सब ले लेंगे। क, प, स, स, ह। यानी कि अंतिम वाला इसमें भी क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। ये अंतिम वाला यूज इसमें भी नहीं करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा अपना प्रत्याहार हो गया? हल प्रत्याहार हो गया। तो दो प्रत्याहार को मेनली याद रखेंगे, एक अच प्रत्याहार जो कि स्वर को निरूपित करता है और एक हल प्रत्याहार जो कि व्यंजन को निरूपित करता है। और दोनों में क्या क्या वर्ण आएगा वो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। एक बार हमको क्या करना है, इस सूत्र को याद ही रख लेना है। अ, ई, उ, अ, री, री, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च, है, वरट, लड़, य, म, अंग, अण, न, म। जिस प्रकार से हम लोग को क, ख, ग, घ, ABCD ये सब याद है, बिना उसके याद रहे ना हमको इंग्लिश समझ में आता है ना हिंदी समझ में आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको संस्कृत व्याकरण समझ में आए, तो उसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उसको हम याद रखें। और वर्ण किस क्रम में आते हैं, तो हिंदी में भी यही सब आता है, लेकिन उसका वर्णों का क्रम अलग है हिंदी में। ठीक है, हिंदी जो है बना संस्कृत से ही है। पहले संस्कृत था, बाद में उससे हिंदी बना। तो हिंदी जब बना तो धीरे धीरे चेंज होकर के उसका अपना वर्णमाला बन गया, जिसमें कि अ अलग से पढ़ते हैं, क, ख, ग, घ अलग से पढ़ते हैं। लेकिन जो संस्कृत वर्णमाला है, जो कि महेश्वर सूत्र है, उसमें अ, आ, क, ख, ग, घ अलग से नहीं है, बल्कि इसमें ये सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। ये सारा 14 सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। और इन्हीं 14 सूत्र को याद रखना है। इन सूत्रों का क्या उपयोग है? तो इनसे बनता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? एक प्रकार से वर्णों के समूह हैं। अच एक प्रत्याहार है जिसमें अलग अलग वर्ण आ रहे हैं। हल एक अलग प्रत्याहार हो गया जिसमें अलग अलग वर्ण आ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया? वर्णों का समूह हो गया। और वर्णों के समूह में भी हम लोगों ने देखा कि जो प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार के लिए हमको 2 वर्ण लिखना पड़ रहा है। प्रत्याहार बनाने के लिए 2 वर्ण चाहिए, जैसे कि अच्छी हो गया, इक हो गया। तो इसमें जो आदि वर्ण है, यानी कि प्रारंभिक जो वर्ण है, शुरुआत का जो वर्ण है, वो तो सम्मिलित रहता है, लेकिन अंतिम वर्ण नहीं सम्मिलित रहता है प्रत्याहार में। और दूसरा, जैसे जैसे सूत्र से गुजरते हैं उसमें भी सेम होता है कि अंतिम वर्ण कभी भी सम्मिलित नहीं होता है। ये सब सम्मिलित नहीं होता है।
ये हम लोगों को इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ये सब सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के बारे में। अब अगला जो चीज़ आता है, वर्ण तो है, वर्णों के अलग अलग समूह हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जो इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ आती है, वर्णों के भेद हैं अलग 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 अलग। ठीक है, हिंदी में जो दो चीज़ें होता है, एक प्रकार से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसके आगे भी चीज़ें तोड़ी जाती हैं, तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी तोड़ा गया है अलग अलग समूहों को। उन समूहों को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो स्वर वर्ण क्या होता है, तो ये तो हम लोग को पता चल गया है कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण क्या है, एक प्रकार से स्वर वर्ण एक प्रकार से अच प्रत्याहार को शो करता है। किस चीज़ को, अच प्रत्याहार को। अच प्रत्याहार क्या है, हम लोग उसमें जो भी वर्ण आते हैं उसका हम लोग वहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो जो अच प्रत्याहार हो गया स्वर वर्ण, ये तीन भाग में बटा हुआ है। ठीक है, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये तीनों क्या क्या होते हैं, इन तीनों को देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, कितना मात्रा का, एक मात्रा का। दीर्घ स्वर में क्या होता है, दो मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर में क्या होता है, तीन मात्रा का समय लगता है। अब तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं और नंबर देखते हैं। अब जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में कुल 5 हैं। कितने हैं, कुल 5 स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होते हैं, कुल 8 आते हैं। और प्लुत का काउंटिंग यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो प्लुत का काउंटिंग को छोड़ देते हैं। इसका 5 और इसका 8, इसमें अभी 1 दिया गया है, उस एक का एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसमें 5 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो अ, ई, हर्षऊ छोटा ऊ, इसके बाद री, इसके बाद री। ये हो गया किस में, ह्रस्व में। दीर्घ में क्या क्या, तो बड़ा वाला जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, आ। जितना देर में अ को पढ़ते हैं उससे दुगना में आ पढ़ते हैं लोग। बड़ी ई यानी कि ई बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद री भी क्या हो जाता है कि बड़ा री बन जाता है। इसके बाद हो जाता है अपने पास जो मिलता है वो होता है ए। ठीक है, ए। इसके बाद होता है ए, इसके बाद होता है ओ, और फिर क्या होता है ओ। ये चीज़ होता है। ठीक है, ये 8 क्या हो गया, एक प्रकार से अपना दीर्घ स्वर में आ गया। ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। ओ, औ, ए। अब कोई बोल सकता है कि ए को क्यों रखा हम लोगों ने इसमें दीर्घ में। उसको इसलिए रखे हैं क्योंकि ए जो है एक प्रकार से 2 अलग अलग वर्णों से मिल के बने होते हैं। जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। जैसे कि जो ए है, ए किस चीज़ से मिल के बना होता है, तो अ प्लस हर्षई से। ठीक है, अब अय कैसे बना हुआ है, अय, तो अय बना हुआ है अ प्लस ए से। इसलिए इसको हम लोगों ने किस में रखा हुआ है, दीर्घ में रखा हुआ है। ठीक है, अब जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर क्या होता है, तो प्लुत स्वर ये हो गया जिसमें कि 3 मात्रा का समय लग रहा है। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं संबोधन करके, तो उसमें प्लुत स्वर होता है। ओम में जो ये रहता है, ठीक है, ये भी प्लुत स्वर हो गया। बोलते हैं ना ओम, तो जो ये है ये प्लुत स्वर है। तो ये स्वर वर्ण का भेद हो गया, जिसको कि हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा और भी 2 चीज़ें होती हैं। ये तो मेन इस प्रकार से एक अलग दूसरा जो आधार होता है जिस पे हम लोग भेद करते हैं, वो होता है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक। और जो अगला होता है वो होता है निरअनुनासिक। ठीक है, तो अब इसमें ये अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक वह हो गया
जब वर्णों का उच्चारण करते समय हमको दो चीज़ का ज़रूरत पड़े, मुख का तो ज़रूरत पड़े ही, साथ में नाक का भी ज़रूरत पड़े। अनुनासिक मतलब नाक, जिसमें पीछे पीछे नाक का भी ज़रूरत पड़ता है, उसको अनुनासिक बोल देते हैं। और निर अनुनासिक, जिसमें से नाक निकल गया है, यानी कि सिर्फ किसका ज़रूरत पड़ता है, मुख का। तो अधिकतर जो वर्ण होते हैं उसमें मुख का ही ज़रूरत पड़ता है, जो नाक का इस्तेमाल होता है बहुत कम जगह यूज होता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे नाक का यूज होता है वो बता देते हैं। जैसे कि वो होता है ये हो गया यहाँ पे अ ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से अनुनासिक हो गया। ऊपर वाला ये, जैसे कि हम लोग चांद का बात करते हैं तो चांद में क्या हो जाएगा, अनुनासिक लगा हुआ है, नाक से भी उच्चारण करना पड़ेगा उसमें। और निर अनुनासिक आमतौर पे जो वर्ण होते हैं वो निर अनुनासिक होते हैं, क्योंकि वो मुख से बोला जाता है। और मुख में अलग अलग स्थान है। मुख से बोलने का मतलब क्या है, मुख अपने आप में मुख नहीं होता है, ठीक है। मुख के भीतर बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कंठ, इसके बाद तालु, ओठ, दांत, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग 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 स्थान होते हैं मुख में जिनका। इसके बाद एक और चीज़ होता है मूर्धा। तो इनका उपयोग करके हम लोग किस शब्दों को बोलते हैं, निर अनुनासिक वर्णों को बोलते हैं। अगर ये सब न रहे तो निर अनुनासिक को हम नहीं बोल पाएंगे। और वही जब हम लोग को नाक का भी यूज करना पड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनुनासिक बोल देते हैं, कि नाक का भी प्रयोग करना पड़ गया। और नीह का मतलब ये होता है, नीह मतलब कि निर्गतः, जैसे बोलते हैं ना निराकार, मतलब कि आकार हट गया तो उसको निराकार बोल दिए। तो वैसे ही निर अनुनासिक मतलब जिसमें से नाक हट गया वो हो गया निर अनुनासिक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में देख लिया। अब हम लोग जो अगला देखने वाले हैं वो है अपना व्यंजन वर्ण, कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि स्वर वर्ण जो था क्या था, एक प्रकार से अच प्रत्याहार से बनता था, तो उसी प्रकार से जो व्यंजन वर्ण है, ठीक है, वो हल प्रत्याहार होते हैं। हल प्रत्याहार को ही क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। इसी को हम लोग हल प्रत्याहार बोल दो अथवा व्यंजन बोल दो। तो संस्कृत में उसको हल लेके चलते थे, बाद में हिंदी में उसको व्यंजन भी बोला जाने लगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। जो भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है, आमतौर पर जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें स्वर वर्ण छुपे ही रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क, तो क जो है इसमें अ छुपा हुआ है। ये अपने आप में सिर्फ क व्यंजन नहीं है। अब क होगा तो इसको तोड़ के लिखेंगे कैसे, क हलंत प्लस अ, तो ये हो गया पूरा क। इसको जोड़ देंगे तो फिर से क बन जाएगा। सारे वर्ण जितने भी क से लेके हम लोग पढ़ते हैं आगे तक, सब में यही हाल है। जैसे कि हम ले लेते हैं प, तो प में भी क्या है, प हलंत प्लस अ, तो वास्तव में ये व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सब में अ लगा हुआ रहता है। जब अ लगता है व्यंजन में तो दिखता नहीं है, हाँ जब अ निकलता है तो दिखता है। जैसे कि कहीं पे हमने क हलंत लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसमें अ नहीं है, सिर्फ क अपने आप में है। जैसे कि हम लोगों ने ब हलंत लिख दिया, इसका मतलब क्या है, उसमें अ नहीं है। वही जब हम लोग अगर ब लिखे हैं, इसका मतलब इसमें अ भी है और ब हलंत भी है, यानी कि इसमें स्वर भी सम्मिलित है। तो जब अ जुड़ता है किसी चीज़ में तो दिखता नहीं है, लेकिन बाकी दूसरा स्वर जुड़ता है तो आसानी से दिखता है। जैसे कि ब हलंत प्लस अ किए तो हमको कुछ दिखा नहीं, ब हो गया। ऊपर से जो यहाँ पे हलंत लगा हुआ था, जो ये हलंत लगा हुआ था वो भी हट गया इसमें से। वही अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे,
व हलंत में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बा हो जाएगा। ब हलंत में अगर हम छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से ये चीज़ें क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग ककहरा पढ़े हैं, जो भी जितना भी, उसको अगर हम लोग तोड़ के लिखे, जैसे कि यहाँ पे च हो गया, चा हो गया, छोटी ची, बड़ा ची, छोटा चू, बड़ा चू, चे, चय, तो सबको तोड़ के लिख सकते हैं ना हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, च हलंत प्लस अ। इसको क्या लिख सकते हैं, च हलंत प्लस आ। इसको क्या लिख सकते हैं, च हलंत प्लस छोटी ई, च हलंत प्लस बड़ी ई, च हलंत प्लस छोटा ऊ, च हलंत प्लस बड़ा ऊ, च हलंत प्लस छोटा ए, च हलंत प्लस बड़ा ए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे भी इसको क्या कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। और इसी के आधार पे हमको वर्णों को तोड़ते भी आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेके देख रहे हैं ये चीज़ें कैसे टूटती हैं और काम करती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें उच्चारण, और हम इसे हटा देते हैं, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले ऊ आएगा, इसके बाद आधा च है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें च हलंत रहेगा। इसके बाद एक और च है, तो उसके लिए भी च हलंत लिखेंगे, लेकिन चा था तो च हलंत किया तो इसमें से क्या निकल गया, आ निकल गया। र, तो र हलंत प्लस अ हो गया। अड़ हलंत प्लस अ हो गया। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को तोड़ते आना चाहिए अच्छे से, जिससे हम क्या कर सकें, वर्णों को तोड़ सकें। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे ऊपर जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, व्यंजन वर्ण को भी अलग अलग वर्णों में बांटा गया है, अलग अलग समूहों में। जैसे कि स्वर वर्ण थे, उनको अलग अलग समूहों में हमने बांट रखा था, ह्रस्व में, दीर्घ में, प्लुत में। उसी प्रकार से व्यंजन को भी अलग अलग वर्णों के समूह में बांटा गया है। उन समूहों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, एक प्रकार से हल होते हैं। क्या होते हैं, हल। हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वही व्यंजन वर्ण होते हैं, और हम लोग आसानी से जाके देख सकते हैं उसमें कि क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो आते हैं मेनली, उसको ही 3-4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भाग है इसका वो है स्पर्श वर्ण। कौन सा वर्ण, स्पर्श वर्ण। इसके बाद और क्या है, इसके बाद आता है अनुनासिक। क्या आता है, अनुनासिक, जिसमें कि नाक का भी सहायता लेना पड़ता है। इनको भी देखेंगे कि अनुनासिक वर्ण किसको बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, एक और आता है, वो आता है अपने पास अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ वर्ण। और इसके बाद एक और आता है, वो आता है ऊष्म। तो ये चारों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या वर्ण आते हैं चारों समूहों में। तो स्पर्श वर्ण में कुल 25 आते हैं। कुल कितने वर्ण आते हैं, 25। कौन कौन से, कवर्ग, कवर्ग आ गया, यानी कि क से लेके अंग तक। इसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है, त वर्ग। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे कुल 25 वर्ण हो जाते हैं। अनुनासिक में क्या आते हैं, अनुनासिक में जो भी हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ, उसके लास्ट वाले आते हैं, क्योंकि उसमें नाक का जरूरत पड़ जाता है। जैसे कि अंग, य, अण, न, म, ये सब वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, क्योंकि इसमें नाक का जरूरत पड़ता है। उसके बाद आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में क्या होता है, इसमें ये सब आते हैं, य, र, ल, व। ये जो 4 वर्ण हैं इसको अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। उसमें किस में,
जिसमें एक प्रकार से ऊष्मा निकलती है, तालव्य स, मूर्धनी स, दांती स और ह। ये वर्ण कौन से हो गए? ऊष्म वर्ण, क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक प्रकार से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इन वर्णों को हम लोग को ध्यान रखना है। व्यंजन वर्ण को जो विभाजित किया गया है कि स्पर्श वर्ण कुल 25 हो गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसके बाद अनुनासिक हो गया, अंग, य, अण, न, म। अंतस्थ हो गया, य, र, ल, व। तालव्य स, मूर्धनी स, दांती स और ह। ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आ गए। इसके बाद और एक दो चीज़ है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। तो जो अगला वर्ण है अपने पास, जिसको देखने का अपने को ज़रूरत है, वो है जो नासिका से जिसका उच्चारण होता है, अनुस्वार। ठीक है, तो उसका नाक से ही उच्चारण होता है। जैसे कि रहता है अन, अन और अ, दो चीज़ रहता है ना अपना। स्वर के लास्ट में आता है अन और अ। तो ये विसर्ग के रूप में इस्तेमाल होता है, और ये किस चीज़ के रूप में? अनुस्वार के रूप में। तो ये हो गया अनुस्वार, इसको अनुस्वार के रूप में याद रखना है। और इसको किस चीज़ के रूप में याद रखना है? विसर्ग के रूप में याद रखना है। जैसे कि विसर्ग के लिए हम लोग बोल सकते हैं रामः, देवः। ठीक है, और अनुस्वार में क्या हो सकता है? अहम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर बिंदु दे देंगे, अहम। ये चीज़ें हो गई। और इनके अलावा जो अगला इम्पोर्टेंट वर्ण है उसको भी जानना जरूरी है। क्या चीज़ है? उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। उसको बोलते हैं लोग संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्वर में, कि स्वर में क्या हुआ था यहाँ पे, कि दो दो स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बन जाता था, बड़ा स्वर। इसी प्रकार से व्यंजन में भी दो व्यंजन वर्ण मिलके एक बड़ा व्यंजन बन जाता है, जिसको कि संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो उसी का हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, क्योंकि इसको ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि हम बात करते हैं छ, तो छ क्या है? छ का मतलब है ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, क हलंत और छ हलंत। इसके बाद हो गया त्र, त्र हलंत किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? त हलंत, र हलंत। इसके बाद जो रहता है ज्ञ, इसके बाद बोलते हैं लोग ज्ञानी के लिए, वो क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ज हलंत, य हलंत। इसके बाद होता है द्य, जो कि विद्या में इस्तेमाल होता है, ये द्य है। ठीक है, ध अथवा घ नहीं है। तो द्य में क्या होता है? द हलंत, य हलंत। तो ये द्य हो गया। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है इसको भी हम लोगों को याद रखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा पहले अब इनको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि हम लोग को पता चले, जिसके द्वारा हम इसको यूज कर सकेंगे लोग। ठीक है, अब जैसे कि अपने पास दे दिया गया कंठ, और कोई बोलेगा कि इसको तोड़ तोड़ के लिखो, तो कैसे कैसे लिखेंगे? वर्ण विच्छेद करने को, क हलंत, इसके बाद इसमें से अ निकल गया, अड़ हलंत करेंगे क्योंकि ये आधा अड़ है, और ठ है तो ठ हलंत प्लस अ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमको कोई बोल दे कि ओष्ठ के बारे में लिखो, ओष्ठ को तोड़ो, ओष्ठ को, तो कैसे तोड़ेंगे? ओ तो अपना रहेगा ही, ये मूर्धनी स, ये ठ हलंत प्लस अ। इसको और भी तोड़ सकते हैं क्या? तो तोड़ सकते हैं। ओ प्लस मूर्धनी स को कैसे तोड़ सकते हैं? मूर्धनी स को नहीं हम लोगों ने तोड़ा था, मूर्धनी स ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब जैसे कि और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए, ताकि हम लोग को चीज़ें पता चले इसमें से डिटेल्स में। अब यहाँ पे लिखा गया है ग हलंत प्लस री ह हलंत अ प्लस म हलंत। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे?
तो ये ग हलंत प्लस री मिलके क्या हो गया, ग्री। ह हलंत और अ मिलके क्या हो गया, पूरा ह, और म हलंत ऐसे ही रह जाएगा, तो गृहम बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे कि 6 लिखा हुआ है, 6 को कैसे तोड़ेंगे। तो 6 को तोड़ने के लिए सबसे पहले चाहिए क हलंत, अब फिर 6 में यहाँ पे देख लेते हैं स हलंत, तो क हलंत स हलंत प्लस अ, इससे ये क्या बन गया, 6 बन गया। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं विद्या का, इसको कैसे तोड़ेंगे, व हलंत प्लस छोटी ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ। इसीलिए कभी कभी विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, विद्या। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये याद रखना है 3 चीज़ होते हैं। ये द है जिसका ऊपर में योग उपयोग किया गया है, ये घ हो गया और ये ध हो गया। ये तीनों बहुत अलग है, तीनों एक ही नहीं है। तीनों को तोड़ तोड़ के हम लोग अलग से देख सकते हैं। ठीक है। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, द हलंत य हलंत और अ। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घ हलंत अ। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध हलंत अ। एक और वर्ण का तोड़ के देखते हैं। जैसे कि बाद में हम लोग वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, तो वर्ण का ही विच्छेद क्यों ना कर लें सबसे पहले। तो जो ये वर्ण है इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये पहला आएगा व हलंत प्लस अ, इससे आ जाएगा पूरा व। और जो ये ऊपर में र हलंत बना हुआ, ये जो ऊपर में गया हुआ है उसके लिए क्या आता है, र हलंत आता है। अब फिर अ हलंत प्लस अ, ये क्या बन जाएगा, वर्ण। इससे बनेगा व, ये जो र है ये ऊपर में जाता है रेफ के रूप में अगला वाला वर्ण पे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएगा, और ये हो गया अण। तो अण में ये ऊपर में रेफ के रूप में चला जाता है, तो ये वर्ण हो गया। एक और शब्द ऐसा ही देख लेते हैं, विकर्ण। इसको कैसे लिख सकते हैं, व हलंत हर्षई र हलंत क हलंत अ अण हलंत प्लस अ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना विकर्ण। यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत हो गया है, ये जो र है ना इस पे नहीं रहता है विकर्ण, ये गलत हो गया है, विकर्ण होता है, इस पे रहता है। तो अब तोड़ देते हैं इसको अलग से। तो व हलंत प्लस छोटी ई क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अण हलंत अ, तो ये हो जाएगा विकर्ण। ये मिल के क्या बनेगा, ये मिल के क्या बनेगा, क, और ये ऊपर में र के लिए लेकिन किस पे, अगला पे जाएगा, और ये मिल के क्या बनेगा, अण। तो विकर्ण। तो सारे जो शब्द आते हैं ऐसे ऐसे, उनको तोड़ते आना चाहिए हम लोगों को। अगर तोड़ते नहीं आएगा तो हम लोग फिर संस्कृत में शब्दों के साथ या संधि विच्छेद ये सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमको ये सारे शब्द क्या करते आएँ, समझ में आए और तोड़ते आएँ। और कुछ कुछ देख लेते हैं जिससे कि ये चीज़ें हमको स्पष्ट रहे। जैसे कि एक और शब्द ले लेते हैं, पुनः। पुनः का क्या हो जाएगा, प हलंत प्लस छोटा उ प्लस न हलंत प्लस अ, पुनः। ठीक है। और एक देख लेते हैं, जैसे कि स्पृष्ट। स्पृष्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा, स हलंत प हलंत री मूर्धन्य स हलंत ट हलंत प्लस अ करने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ट हलंत है पहले से। और चीज़ें अगर इसमें हम लोग देखें तो एक प्रकार से इतना काफ़ी है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। और वर्ण को विच्छेद करने के लिए, वर्णों को जोड़ने के लिए जो एक अगला चीज़ है जो कि बाकी रह गया है, वर्णों का उच्चारण स्थान।
जो ये वर्ण है उनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अलग अलग वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। दो वर्णों का उच्चारण स्थान सेम भी हो सकता है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं मेन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। सबसे पहला देखते हैं कंठ। मुख का ये सब हिस्सा है, तो मुख में देखते हैं कि कंठ से किस किस चीज़ का उच्चारण होता है। तो जैसे कि अ हो गया, आ हो गया और पूरा कवर्ग हो गया, ठीक है। जो पूरा कवर्ग हो जाएगा क से लेके क टू अंग तक, ये किस चीज़ का उच्चारण होगा, कंठ से। इसके अलावा जो अंतस्थ में से य था और उसमें में से ह था, ये सब क्या हो जाएगा, अपना कंठ से हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं तालु। तालु से किस किस चीज़ का उच्चारण होता है, छोटी ई, बड़ी ई, च टू य, इसके बाद र तलाबे स। इसके बाद देख लेते हैं मूर्धा से किस किस चीज़ का उच्चारण होता है, तो री, बड़ी री भी, ट टू ड़, इसके बाद ल और मूर्धन्य स। इसके बाद दांत से किस चीज़ का उच्चारण होता है, तो इधर में हो जाएगा ली, त टू न और ये हो जाएगा यहाँ पे तलाब्य स। तलाब्य स तो ऊपर हो गया, दांती स हो जाएगा ये दांती स। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ से किस चीज़ का उच्चारण होता है, तो जो अनुनासिक स्वर थे उनका होता है, अनुनासिक स्वर नहीं, उसका तो नाक से होता है ना। ओष्ठ से किसका होता है, हर्षऊ, दीर्घऊ। इसके बाद प टू म, प टू म, ये हो जाता है ओठ से उच्चारण। इसके बाद नाक से किसका किसका होता है, नाक से तो जो अनुनासिक स्वर थे हम लोग पढ़े थे, एक का मुख से होता है एक का नाक से होता है। तो अनुनासिक स्वर में अपना क्या क्या था, वहाँ पे दो चीज़ें थी ना, अनुनासिक स्वर था और व्यंजन में भी आया था। ये अनुनासिक अ और ये ए, ये था यहाँ पे अनुनासिक में, और व्यंजन में भी आया था अनुनासिक ये वाला। ये सब किस चीज़ का हो गया, इनका उच्चारण कहाँ से होगा, नाक से होगा। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे कि इनका उच्चारण नाक से होगा। क्या क्या लिखेंगे अब, अ लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ये। इसके बाद अंग, य, ड़, न, म, ये नाक से हो गया। तो ये बेसिकली अपने को इतना ध्यान रखना है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण अकेले नहीं बल्कि दो स्थानों के योग से होता है। जैसे कुछ वर्ण जिसका एग्जाम्पल कंठ और तालु, इनसे मिल के होता है, उसमें क्या आएगा, ए। इसके बाद कंठ और ओठ से होता है, कंठ और ओठ से होता है, उसमें क्या आता है, ओ, औ। तो ये हम लोगों ने देखा कि उच्चारण स्थान क्या क्या है, जो वर्ण होते हैं सब उनके उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा वर्ण विचार जो है अपना, उस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। बाकी नेक्स्ट में देखेंगे आगे का संस्कृत व्याकरण।